हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, है ना। कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे कि वॉइस आपकी नहीं आती है। आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटल बिट मोर लाउडर। कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा और तेज़ और मजबूती से बोलने की कोशिश करूँ, बट स्टिल अगेन मेरी जो टोन है वो सॉफ्ट है, तो मैं थोड़ा इसी लहजे में बात करती हूँ, ठीक है। आई होप आपको मेरी आवाज़ सुन रही होगी, इतनी आवाज़ तो आप तक पहुँच रही होगी मेरी, है ना। तो चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एमडी पूछा है किसका? एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। किन के जगह पे, किन की प्लेस पे, तो नाम भी मेंशन है। स्वामीनाथन जन किरामन, ठीक है, जना किरामन, स्वामीनाथन जन किरामन के स्थान पर कौन एमडी बना है एसबीआई का, क्वेश्चन ये है। और आंसर है विनय एम टॉन्से। अच्छा, विनय एम टॉन्से पहले क्या थे, ठीक है, और अब तो वो बन गए हैं एमडी बन गए हैं। पहले भी वो एमडी और सीईओ थे। एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड है ना, उसके एमडी और सीईओ थे, ठीक है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के, एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के 2020 से 22 तक रह चुके हैं ये। किसके पद पे काम किया है इन्होंने? एमडी और सीईओ रहे हैं, ठीक है। एमडी और सीईओ रहे हैं एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के 20 से 22, ठीक है। अब अगर एसबीआई की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। और दिनेश के खरे या फिर दिनेश कुमार खरे जो है इनके चेयरमैन हैं, है ना। ये चीज़ आप जानते हैं। अब 2 साल मेंशन था, तो 2 साल मतलब टिल नवंबर 2025, नवंबर 2025 तक जो है ये कार्यरत रहेंगे एमडी की पोजीशन पे। आई होप इस क्वेश्चन से इतनी बातें समझ में आई हों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बेसिकली टाई अप किया है एंड दे आर ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हमारा एचडीएफसी लाइफ है उसने कर्नाटका बैंक के साथ टाई अप किया है, ठीक है। और इस टाई अप से क्या होगा, कर्नाटका बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और वो भी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड, जितनी भी सर्विसेज है उसको बहुत अच्छे से उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। और कर्नाटका बैंक के कस्टमर को भी एक बेसिकली वाइड रेंज मिलेगी सर्विसेज की, ठीक है। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। और एमडी और सीईओ हैं के श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं। शैनिस पैलासियोस अभी मिस यूनिवर्स 2023 बने हैं, ठीक है। तो पूछा है ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, ठीक है। शैनिस पैलासियोस जो बिलोंग करती हैं वो निकारागुआ से बिलोंग करती हैं, ठीक। अब क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। पहला कि ये निकारागुआ से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और इन्होंने ये कहाँ हुआ है, ठीक है। मिस यूनिवर्स का जो अभी का कंपटीशन है 72वां मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट जो 2023 का है वो कहाँ हुआ है? वो रिपब्लिक ऑफ एल सेल्वाडोर, ठीक है, मेंशन होगा, हाँ, सेन सेल्वाडोर, रिपब्लिक ऑफ एल सेल्वाडोर में हुआ है, ठीक है। और ये निकारागुआ की पहली ऐसी महिला हैं जो मिस यूनिवर्स का जिन्होंने क्राउन हासिल किया है, जीता है। फर्स्ट रनर-अप की बात करें तो एंटोनिया पोर्सलेट थाईलैंड की हैं। और सेकंड रनअप की बात करें तो मौर्य विल्सन ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये दोनों चीज़ याद रखना, पूछ सकता है। जैसे कभी भी कोई लेट्स से F1 कोई रेस हुई या कुछ भी XYZ कोई भी अवार्ड या कुछ भी चीज़ें हुई, ठीक है, किसने कोई अभी वर्ल्ड कप की बात कर लो,
कि दुर्भाग्यपूर्ण इंडिया हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। तो क्वेश्चन वही बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कौन जीता और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन हारा, किसको हराया, ठीक है। तो उसी तरह ये बन गई है मिस यूनिवर्स, राइट, मिस यूनिवर्स का क्राउन हासिल किया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फर्स्ट रनर अप कौन है या फिर सेकंड रनर अप कौन है, या फिर स्टैटिक पे बनाने को आएगा अगर एग्जामिनर क्वेश्चन तो पूछ लेगा पहली मिस यूनिवर्स पेंजिन कौन है, कहाँ पे ये टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पहला मिस यूनिवर्स पेंजेंट जो ऑर्गेनाइज किया था यूएसए में 1952 में किया गया था, लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में, यूएसए में, ठीक है। और आर्मी कुसेला जो है फिनलैंड की जो है, उन्होंने वो पहला उनको क्राउन पहनाया गया था, किसका, मिस यूनिवर्स पेंजेंट बनी थी वो, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में नवंबर में अटेंड की है 10वीं एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ठीक है। 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग अभी मीटिंग प्लस अभी कहाँ पे हुई है, ये हुई है जकार्ता में, इंडोनेशिया में, ठीक है। कहाँ हुई है, जकार्ता में, इंडोनेशिया में हुई है। जैसा कि मेंशन है, नाम ही मेंशन है, उसी से सारी चीज़ें पता चल रही हैं, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है। यानी कि डिफेंस के मुद्दे पे, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में जो भी इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए, ठीक है, जो भी बेटरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उन सब पे कैसे डिफेंस सेक्टर बेटर हो, उन सब पे बात करी जाती है, ठीक है। अभी से नहीं, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं काफ़ी टाइम से ये मीटिंग होना शुरू हुआ है, हेल्ड होना, ठीक है। 2007 सिंगापुर में 2007 में बेसिकली एक रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। सेकेंड एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में एग्री किया गया था कि इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। और जो एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस है वो पहली बार आप कह सकते हैं जो हुई थी वो 12 अक्टूबर 2010 में हनोई वियतनाम में हुई थी, ठीक। अगर इसमें पार्टनर्स कंट्री की बात करें तो उसमें आती हैं 8 डायलॉग पार्टनर्स, जिन जो हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। बात करें एशियान की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये 8 अक्टूबर 1967 में फाउंड हुआ था। ये चीज़ें जो बता रही हूँ ना, स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से देखना। बेसिकली ये फाउंड उसी के लिए हुआ था ताकि ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस, सिक्योरिटी, सोशल एडवांसमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट साउथ ईस्ट एशिया में ये सारी चीज़ें हों और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ मिल के इसमें भागीदारी अपनी दें, ठीक है। मेंबर्स की बात करें तो ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके मेंबर्स हैं एशियन के, ठीक है। सेक्रेटरीट इनका जकार्ता इंडोनेशिया में है, जहाँ पे अभी 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई है ना। आई होप इसमें से चीज़ें समझ आई हों, कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड जो गोवा गवर्नमेंट जिसको बेसिकली ऑर्गेनाइज करती है, इंस्टीट्यूट करती है, वो किसे दिया गया है या दिया जाएगा, ठीक है। दिया गया नहीं है, दिया जाएगा दिसंबर में, ठीक है। और ये दिया जाएगा माधव राज एस को, ठीक है। माधव राज एस साइंटिस्ट हैं बेसिकली इसरो में। इन्हें देखो एक चीज़ और मेंशन की हुई है क्वेश्चन में ही, और वो बहुत बढ़िया चीज़ बताई हुई है, और वो क्या बताया हुआ है कि जो मनोहर पारिक युवा साइंटिस्ट अवार्ड है, अगर किसी को डॉक्टर मनोहर पारिक के बारे में नहीं भी पता, ठीक है, तो मेंशन किया हुआ है कि गोवा की गवर्नमेंट देती है। तो ये बात याद रखना, अगर डॉक्टर मनोहर पारिक के बारे में नहीं भी सुना तो भी याद रखना कि गोवा की गवर्नमेंट देती है। और जिन्होंने सुना है उन्हें पता ही है कि लाइक ही वाज सीएम, तो गोवा की गवर्नमेंट वहाँ से वो गेस कर सकते हैं कि कौन प्रोवाइड करता है, गोवा गवर्नमेंट, है ना। तो डॉक्टर मनोहर पारिकर जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पे, गोवा के चीफ मिनिस्टर के तौर पे 2000 से 2005, 12 से 14,
2017 से 19 इन इस टाइम पीरियड में बेसिकली चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभाई है। ठीक है। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे कि किसको मिला है, तो डॉक्टर माधवराज एस को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने चंद्रयान में, ठीक है, चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल रहा मिशन, ठीक है, उसमें इनकी अहम भूमिका रही है। ठीक है। जो ट्रेजेक्ट्री थी, ठीक है, इन्होंने जो ट्रेजेक्ट्री थी, डिसेंट पावर ट्रेजेक्ट्री, बेसिकली पावर, अब ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री होता है वो पाथ, जैसे मुझे यहाँ से लेट से 2 स्टेप आगे जाना है, ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे ऐसे 2 स्टेप आगे लेने हैं। तो एक ऑब्जेक्ट, एक मशीन को कैसे पता होगा कि उसको वो 2 स्टेप आगे लेने हैं? वो चीज़ फीड की जाती है। तो जो पाथ वो पर्टिकुलर मशीन फॉलो करेगी वो पाथ ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री इन्होंने इस बेसिकली डिफाइन की थी चंद्रयान 3 मिशन में। ठीक है। साउथ पोल मिशन, साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे, जैसे कि हम सब जानते हैं, चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, विक्रम लैंडर हमारा। ठीक है। प्राइस की बात करें, 5 लाख प्राइस है। और एक साइटेशन आप कह सकते हैं जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता था बचपन में, तो दैट इज़ साइटेशन। ठीक है। और 5 लाख रुपए कैश प्राइज इसमें है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड बताना है कि कौन सा चूज़ किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का। कंबोडिया डिक्शनरी ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये वर्ड चुना है हेलुसिनेट को। ठीक है। हेलुसिनेट मतलब भ्रमित होना, कंफ्यूज हो जाना, मतलब जो चीज़ आपको दिख रही है वो एग्जैक्टली एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। दैट इज़ हेलुसिनेट। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज वीक। वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है वो हर साल कब से कब तक ऑब्जर्व किया जाता है? वो हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। तो आपसे एक डेट पूछी थी और दूसरी 25 नवंबर मेंशन थी, तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ 19 नवंबर से 25 नवंबर। थीम देख लेते हैं इसकी थीम क्या है? अच्छा, कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है। ठीक है, इस बार की कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है। तो 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, बेसिकली टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। मॉन्यूमेंट्स के और जो हमारी धरोहर है, ठीक है, हमारी विरासत है, उसको संभाल के रखने के लिए बेसिकली ये हम इसी के लिए इस डे को, इस वीक को ऑब्जर्व करते हैं 19 से 25 तक। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ठीक है। 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी तक है भारत में आज की डेट तक। ठीक है। जिसमें से 34 कल्चरल साइट हैं, 7 नेचुरल साइट हैं और 1 मिक्स हेरिटेज साइट की लिस्ट में है। तो अगर ये चीज़ पूछ ले या अभी आज तक पूछ ले कि कितनी साइट्स हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में। ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लोबल फिशरीज़ कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? ग्लोबल फिशरीज़ कॉन्फ्रेंस अभी अहमदाबाद गुजरात में हुई है। ठीक है। कहाँ हुई है? अहमदाबाद गुजरात में हुई है। किस दिन, किस मौके पे बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई? ये वर्ल्ड फिशरीज़ डे जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड, अगर ये चीज़ मैंने कवर नहीं करवाई हो तो अभी दोबारा मैं इस चीज़ को करवा दिया है तो ठीक है, नहीं करवाया तो आई एम राइटिंग दिस अगेन कि वर्ल्ड फिशरीज़ डे जो मनाया जाता है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है। और उसी दिन ग्लोबल फिशरीज़ कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 अहमदाबाद गुजरात में इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया 21 नवंबर की ही तारीख को। ठीक है। डोलफिश जो है उसको डिक्लेयर किया गया गुजरात का स्टेट फिश के तौर पे। ठीक है। और इसी ओकेजन पे वर्ल्ड फिशरीज़ अवार्ड भी दिए गए और इसी प्रोग्राम में इनलैंड रिजर्वियर लीजिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जो हमारे गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल जी द्वारा। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, तो थीम याद रखना, सेलिब्रेट द फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। सेलिब्रेट द फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर हेल्थ, थीम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। डे याद रखना 21 नवंबर।
ठीक है ना। आगे चलते हैं। लुक फ्रीडन ये बने हैं लग्जमबर्ग के पीएम। कौन से पीएम बने हैं ये लग्जमबर्ग के, इनसे पहले कौन थे, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन ये हो गया कि ये 23वें पीएम बने हैं। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के पीएम बने हैं, 23वें नंबर के पीएम बने हैं। ये 23वें नंबर के पीएम बने हैं किस कंट्री के, लग्जमबर्ग के। अच्छा, कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसकी करेंसी और कैपिटल की बात तो करनी पड़ेगी, है ना। तो लग्जमबर्ग सिटी जो है वो इसकी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। और अगर करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है यूरो। क्या करेंसी है, यूरो करेंसी चलती है। अब इनसे पहले कौन थे उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो इनसे पहले थे जेवियर बीटल, ठीक है, जेवियर बीटल इनसे पहले थे। और जेवियर बीटल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। 13 से 23 तक इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं लग्जमबर्ग के पीएम के तौर पे। और एक अपॉइंटमेंट और है बेसिकली, गिल्स रोथ जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं न्यू फाइनेंस मिनिस्टर लग्जमबर्ग के। तो ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर्स को स्किप कर देगा, माइट बी वो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। गिल्स रोथ फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं लग्जमबर्ग के। और लक फ्रीडन जो हैं वो अभी हमने देखा पीएम बने हैं कौन से, 23rd लग्जमबर्ग के, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन से इतनी बात समझ में आई हो। आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमी अवार्ड से रिलेटेड। एमी अवार्ड किससे रिलेटेड है, एमी अवार्ड एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है। टेलीविज़न इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो अवार्ड दिया जाता है उनमें बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड एक होता है एमी अवार्ड, है ना। बहुत ही ज़्यादा ऑनर किया जाता है इस अवार्ड को टेलीविज़न और सिनेमा इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं। तो पहले ऐसे कौन से कॉमेडियन हैं, पहले ऐसे कौन से भारतीय कॉमेडियन हैं जिन्हें इस बार जो 51st दैट इज़ 51वां एमी अवार्ड मिला है, ठीक है। अभी 51वां एमी अवार्ड ऑर्गेनाइज हुआ है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है। 51st एमी अवार्ड न्यूयॉर्क में हुआ है। पहली बार कब बेसिकली दिया गया था, स्टार्ट हुआ था तो 2007 में, ठीक है। अभी इंडियन कॉमेडियन जो हैं वीर दास उनको दिया गया है, ठीक है। इंडियन कॉमेडियन हैं वीर दास, इनकी कॉमिक आती है लाइक जैसे स्टैंड अप्स होते हैं ना, आजकल हम यूट्यूब पे देखते हैं कि शॉर्ट्स में या रील्स में बहुत जगह स्टैंड अप्स जो कॉमेडियन होते हैं वो डालते रहते हैं, ठीक है। जिसका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता, किसी भी विषय किसी भी बात पे दे स्टार्ट। तो वीरदास की जो लैंडिंग, वीरदास लैंडिंग के नाम से जो बेसिकली नेक्स्ट वीक पे स्टैंड अप स्पेशल शो है, ठीक है, वीरदास लैंडिंग, उसको मिला है एमी अवार्ड। उसके लिए वीरदास को मिला है एमी अवार्ड, राइट। तो इन्होंने अवार्ड शेयर किया है डेरी गर्ल्स सीज़न 3 के साथ, जो यूके की एक वेब सीरीज़ है और हैट्रिक प्रोडक्शंस ने इनको प्रोड्यूस किया है ना। और ये पहले मैंने बताया इंडियन कॉमेडियन बन चुके हैं एमी अवार्ड पाने वाले। वीरदास लैंडिंग जैसे मैंने बताया एक कॉमेडी स्पेशल है, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, ये जस्ट अ कॉमेडी शो है, ठीक है। जो कॉमेडियंस की लाइफ के बारे में, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात, जैसे हर कॉमेडी शो में, ठीक है, हर शो में बात होती है, वैसे ही स्टैंड अप शो में बात होती है, वैसे ही वीरदास लैंडिंग में भी कॉमेडी, जो वीरदास जी हैं उनके एक्सपीरियंस, जो कॉमेडियंस हैं उनके एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ के बारे में बात है। एमी अवार्ड जैसे मैंने आपको बताया था 2007 से देना शुरू किया गया था। टेलीविज़न इंडस्ट्री में, टेलीविज़न आर्ट एंड साइंस में ये अवार्ड दिया जाता है, बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है। आगे देखते हैं, ये अवार्ड मिला है एकता कपूर को भी। एकता कपूर को ये अवार्ड मिला है किस ऑनर में, ठीक है। तो एकता कपूर को बेसिकली डायरेक्टरेट अवार्ड मिला है, ठीक है। 2 तरह के अवार्ड होते हैं, एक होता है डायरेक्टरेट अवार्ड और दूसरा होता है फाउंडर अवार्ड, ठीक है। पहला हो गया डायरेक्टरेट अवार्ड और दूसरा हो गया फाउंडर अवार्ड, ठीक है। 2 तरह के होते हैं
डायरेक्टरेट और फाउंडर, और एकता कपूर को डायरेक्टरेट मिला है। और डायरेक्टरेट अवार्ड जो होता है ना, जब कोई भी निर्माता काफ़ी लंबे समय से टेलीविज़न इंडस्ट्री में, सिनेमा इज़ नॉट लाइक मूवीज़ एंड ऑल, ठीक है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में जब बहुत ही लंबे समय से अच्छा काम कर रहा होता है कोई भी निर्माता, तो उसको दिया जाता है डायरेक्टरेट अवार्ड, ठीक है। तो डायरेक्टरेट अवार्ड उन दो स्पेशल अवार्ड, एक तो हो गया डायरेक्टरेट और दूसरा हो गया फाउंडर अवार्ड, ठीक है। तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है या उस इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाता है जिसने बहुत ही ज़्यादा उम्दा प्रदर्शन किया हो टेलीविज़न इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से, ठीक है। सुभाष चंद्र को मिला था इससे पहले, एकता कपूर से पहले 2021 में, ठीक है। आप जी ग्रुप जानते हैं, जी टीवी का नाम आपने सुना होगा, बचपन से हम जी टीवी, स्टार प्लस, ये सब बहुत सारे लाइक टीवी चैनल्स देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो जी ग्रुप के फाउंडर हैं सुभाष चंद्रा, इनको 2021 में मिला है। और अभी जब एकता कपूर को मिला है तो ये पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई हैं, पहली ऐसी भारतीय फिल्म मेकर बन गई हैं, बेसिकली महिला फिल्म मेकर बन गई हैं जिन्हें एमी अवार्ड मिला है, डायरेक्टरेट अवार्ड मिला है एमी का, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑनर मिला है, ठीक। और ये अवार्ड इन्हें दीपक चोपड़ा जी ने प्रेजेंट किया है, ऑथर हैं, ठीक है, बहुत ही नामी ऑथर हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया है एकता कपूर जी को ये अवार्ड, राइट। आई होप एमी अवार्ड से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन और बाकी भी सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो। अगर कुछ है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट और आप बता सकते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।